हम अभी तक जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है तो उसके दो पार्ट होते हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन को पढ़ चुके हैं, आज हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ना है। ठीक है, तो जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका मीन्स ये होता है कि अगर हम मान लीजिए इस टाइप से है कि कोई भी रेजिस्टेंस हमारे पास, एक रेजिस्टेंस हमारे पास इस टाइप से लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास इस टाइप से लगा हुआ है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास इस टाइप से लगा हुआ है। यानी अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस हमने लिए हैं, गिवन हमें रेजिस्टेंस, अगर वो रेजिस्टेंस इस टाइप से ऐड है, इस टाइप से ऐड है, ठीक। एक रेजिस्टेंस हमारे पास R1 है, दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है, तीसरा रेजिस्टेंस हमारे पास R3 है। अगर हमारे पास ये हमारा रेजिस्टेंस गिवन है तो, और रेजिस्टेंस में क्या है कि हमारे पास एक बैटरी में फिक्स है इस टाइप से, हमारे पास बैटरी लगी हुई है इस टाइप से, यानी कि प्लस और माइनस V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है जिसकी वोल्टेज है। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस सेम है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस R1 के लिए पोटेंशियल हमारे पास ये वर्क करेगा, जो रेजिस्टेंस R2 उसके लिए पोटेंशियल ये वर्क करेगा, जो रेजिस्टेंस R3 उसके लिए पोटेंशियल ये वर्क करेगा। ठीक है, तो कहीं ऐसा है कि हमारे पास पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो तीनों रेजिस्टेंस सेम बना हुआ है। ये कह सकते हैं हमारे पास जो वोल्टेज है वो हमारे पास तीनों रेजिस्टेंस सेम है। तीन रेजिस्टेंस हो सकते हैं, तीन से ज़्यादा रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज है वो सेम है, ठीक है, लेकिन होगा क्या, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है तो इसका मीन्स कि करंट डिवाइड होगी वो अलग अलग होगी। अगर हमारे पास करंट यहाँ से आई है, आई करंट आई अगर मान लीजिए टोटल, तो कुछ करंट हमारे पास साइड जाएगी वो हमने I1 करंट कह ली, कुछ करंट हमारे पास साइड जाएगी वो हमने I2 करंट कह ली, कुछ करंट हमारे पास साइड जाएगी वो हमने I3 करंट कह ली। ठीक है, यानी जो करंट आएगी प्लस से करंट हमेशा स्टार्ट होती है, तो जो करंट हमारे पास फिर आएगी आई, वो हमारे पास I1 हमने कह लिया R1 रेजिस्टेंस जा रही है, I2 करंट हमारे पास R2 रेजिस्टेंस जा रही है और I3 करंट हमारे पास R3 रेजिस्टेंस जा रही है। क्योंकि यहाँ करंट के जाने के तीन पाथ हैं, तीन अलग अलग रास्ते हैं। ठीक है, डायरेक्शन तीन है करंट जाने की, तो इसका मतलब है कि करंट डिवाइड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो करंट है यहाँ पे करंट हो रही है हमारे साथ डिवाइड आई। ठीक है, और जो हमारे पास वोल्टेज था वो क्या हमारे पास वो फिक्स है, ये कहते हैं हमारे पास सेम बने हुए हैं। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो हमने R1 R2 हम लेके चले। ठीक है, तो वोल्टेज डिवाइड अगर होते तो इससे पहले हमने वोल्टेज डिवाइड हो रहे थे तो वोल्टेज निकाले थे, ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास करंट डिवाइड हो रही है तो हम क्या काम करेंगे, करंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने ओम का रूल पढ़ा हुआ है, तो अगर हम फर्स्ट केस देखें यानी फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए अगर हम देखें R1 के लिए, तो ओम का रूल क्या होता है हमारे पास V इक्वल आई आर। ठीक है, इसका यूज़ कर रहे हैं। ओम का रूल क्या होता है V इक्वल आई आर, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रही है तो उसी क्वान्टिटी को निकालते हैं जो चीज़ डिवाइड होती है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, करंट को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो करंट निकालना आप आई कितना क्या रखिए हमने I1 क्या रखिए, I1 इक्वल वोल्टेज कितने हैं V है सेम है, और R कितना हमारे पास R1। ठीक है, R1 प्लस का फॉर्मूला आ गया, इस V इक्वल टू आई आर फॉर्मूला यूज करा हमने, I1 आ गया, R कितना हमारे पास R1 हो गया और V सेम है हमारे पास। इसे कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इसी टाइप से अगर हम सेकंड केस देखें, जो हमारे पास रेजिस्टेंस सेकंड है यानी कि ये रेजिस्टेंस R2, इसमें भी ओम का रूल अगर यूज करें V इक्वल हमारे पास आई आर, या फिर हमारे पास I इक्वल V अपॉन R। ठीक है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं ओम का रूल का, तो यार हमारे पास V तो वोल्टेज सेम है, रेजिस्टेंस हमारे पास R2 है, करंट रहेगा हमारे पास I2, इसे करेंगे इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हमारे पास तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर हम थर्ड वाले पार्ट में देखें तो हमारे पास ये इसी टाइप की कंडीशन है, सिमिलरली लिखेंगे डायरेक्ट I3 इक्वल V अपॉन R3, ये रहेगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। हमने I1 भी फाइंड कर लिया, I2 भी फाइंड कर लिया और I3 फाइंड कर लिया, जो चीज़ हमारे पास डिवाइड हो रही है। लेकिन अब करंट टोटल थी कितनी हमारी, जो आ रही थी बैटरी से आई करंट थी। ठीक है, यानी कि करंट के हमारे पास आई टोटल करंट कितनी थी, वो थी हमारे पास I1 प्लस I2 और प्लस I3, ये हमारे पास करंट थी। मीन्स I1 की वैल्यू देंगे V अपॉन R1, तो हमारे पास V अपॉन R1। इसी टाइप से I2 वैल्यू हमारे पास V अपॉन R2 और इसी टाइप से हमारे पास V अपॉन R3 ये हो जाएगा, और इसलिए हमारे पास आई टोटल करंट जो हमारे पास कंप्लीट करंट चल रही थी। ठीक, ये हम इस टाइप से कर सकते हैं कि हमारे पास जो करंट टोटल है आई इक्वल, ये रहा हमारे पास V तो कॉमन आएगा तीनों से, तीनों आ जाएगा V, तो ऊपर बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस का इस टाइप से आएगा 1 अपॉन R2 और प्लस का
इस टाइप से हो जाएगा। ये रहेगा हमारे पास आई अपॉन वी इक्वल रहेगा 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि v इक्वल होता है हमारे पास आई आर, तो हमारे पास कितना हो जाएगा ये, यानी कि v अपॉन आई इक्वल कितना हो जाएगा आर, और अगर इसका इन्वर्स करें तो जाएगा आई अपॉन वी, उल्टा करना तो कितना रहेगा 1/r, क्योंकि हमें जरूरत कितनी है आई अपॉन वी की है, आई अपॉन वी की है, आई अपॉन वी की वजह से हम 1/r, तो ये रहेगा हमारे पास 1/r, यानी टोटल रेजिस्टेंस इक्वल जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। ये रहेगा हमारे पास मेन रेजिस्टेंस, जो टोटल रेजिस्टेंस लगेगा। मीन्स जो हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उन रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है हमारे पास रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है, जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनका क्या होगा रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल होने का मीन्स है कि वैल्यू यहाँ क्या आएगी कम आएगी, जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हमें किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है, रेजिस्टेंस को कम करना है, करंट का फ्लो ज़्यादा करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो अगर हमारा वैल्यू कहीं बढ़ानी है रेजिस्टेंस की तो सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने पहले, और रेजिस्टेंस की वैल्यू में घटानी है तो उन्हें कैसे लगा देंगे पैरेलल लगा देंगे। पैरेलल का मीन्स है कि हर एक रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज का ड्रॉप हो, जो वोल्टेज का डिफरेंस हो वो क्या हो सेम हो। ठीक है, जो हमारे पास घरों में होती है लाइट, वो हमारे पास ज़्यादातर पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं कि हाँ भाई जो हमारे पास लाइट के वायर आ रहे हैं बाहर से लाइन्स आ रहे हैं, उससे हमारे पास बल्ब के वायर लगे हुए हैं, पंखे के वायर लगे हुए हैं या डीसी के वायर लगे हुए हैं, तो सबके अपने जो कनेक्शन सब में वोल्टेज तो हमारे पास सेम आ रहे हैं, लेकिन करंट की रिक्वायरमेंट से अलग अलग है। ठीक है, तो वोल्टेज सेम आ रहे थे वहाँ से, तो जितनी ज़रूरत है लोड के हिसाब से वो चीज़ को यूज कर रहे हैं। तो घरों में जो हमारे पास डिवाइस लगी हुई हो ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज होता है। अब कई बार क्वेश्चन आता है हमारे पास है कि जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ज़्यादा यूज है सीरीज वाले रेजिस्टेंस से, क्यों, इसका रीजन क्या है। मतलब ज़्यादातर घरों में या कहीं पर भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का यूज ज़्यादा करते हैं, क्यों करते हैं ऐसा। तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का, उसमें नंबर एक बात तो ये है कि रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि करंट हमारे पास तेजी से डिवाइड हो रही है, ज़्यादा करंट डिवाइड हो रही है, यह कह सकते हैं हमारे पास वोल्टेज सेम जा रहे हैं। दूसरा हमारे पास एडवांटेज ये है इसका कि अगर हमारे पास कोई भी इस सर्किट में मान लीजिए रेजिस्टेंस बेकार हो गया तो करंट का फ्लो वो हमारे पास इसमें और इसमें आसानी से जाता रहेगा। ठीक है भाई, जैसे कि हमारे पास कोई झालर होती है तो वो झालर में अगर एक बल्ब बेकार हो गया तो वो टोटल झालर ही बेकार बन जाएगी, क्योंकि सब सीरीज में लग रहे थे। तो अगर एक बल्ब में हमारे पास कहीं प्रॉब्लम है तो टोटल झालर में प्रॉब्लम आने लगी। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ हमारे पास अगर एक बल्ब बेकार हो गया या एक पंखा अगर बेकार है हमारे पास घर में या बल्ब बेकार हो गया, तो ऐसा नहीं है कि पूरी लाइट ही बेकार हो गई। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास बेकार हो वो भले ही नहीं चल रही है, लेकिन अगर जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हमारे एपरेटस हैं वो हमारे पास ईजिली वर्क कर रहे हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये फायदा है कि हमारे पास ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक डिवाइस बेकार हो रही है तो पूरी लाइट बेकार नहीं होती, केवल यानी कि एपरेटस बेकार हुआ है, बाकी लाइट हमारे पास ऐसी चलती रहेगी कंटिन्यू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास एडवांटेज है। तीसरा हमारे पास जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसमें जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज आ रहे हैं सब चीज़ों के लिए सेम आ रहे हैं, और जैसी ज़रूरत है वैसे करंट की यानी जो रिक्वायरमेंट है एपरेटस को वो उसे ईजिली मिल रही है। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ज़्यादा यूज है किससे, सीरीज से, तो इसके बेनिफिट हैं। तो आते हैं प्योर लिखने के लिए तो हम ये देख लेंगे। अब इसमें एक टॉपिक हो रहा है कि हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो उसे देखेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो इम्पोर्टेंट है वो भी। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग ऑफ करंट का मीन्स क्या होता है कि जो हमारे पास करंट आ रही है इलेक्ट्रिक करंट या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, उस एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना। ठीक है, कह सकते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी थी, इलेक्ट्रिक एनर्जी किस चीज़ से आई होगी, करंट से, इलेक्ट्रिक करंट से, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है हमारे पास, हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी में। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, उसे बोलेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम जूल का हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, दूसरा नाम है इसका आपका जूल हीटिंग इफेक्ट।
बने हुए हमारे बहुत सारी डिवाइस होती हैं। जैसे हमारे पास एक डिवाइस है इलेक्ट्रिक हीटर है, तो वो हमारे पास इसी प्रिंसिपल पर करता है। इलेक्ट्रिक हीटर है, ये कहते हैं टोस्टर है, टोस्टर है। ये कहते हैं हमारे पास जो हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब वो हमारे पास प्रिंसिपल पर कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्यूज है, वो बनाए गए हैं इसी प्रिंसिपल को यूज करके। और कह सकते हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक आयरन कहते हैं सोल्डर, ये सब ऐसी डिवाइस हैं, ये इसी प्रिंसिपल पर करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का मीन्स होता है, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, तो उसमें हमारे पास एक फिलामेंट लगा हुआ है टंगस्टन का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पास होने का मीन्स है कि उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो होने का मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, और वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जिससे क्या हो जाएगा हमारे पास, वो बल्ब क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी चीज़ का कन्वर्ट होने लगेगी हीट एनर्जी में। तो ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक आयरन है, ऐसे हमारे पास इलेक्ट्रिक हीटर है। लेकिन कंडीशन ये है कि इनमें जो हमें वायर लेना है, जैसे टंगस्टन का वायर लेना था, तो उस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, और ये कह सकते हैं हमारे पास उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो। ऐसे नहीं कि हमारे पास जो वायर है वो एकदम पिघल गया ज़्यादा लाइट आने से या इलेक्ट्रिसिटी का पास होने से, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसमें वायर ऐसा लेना पड़ता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो हो, ताकि वो एकदम मेल्ट कर जाए, ठीक है। क्योंकि हीटिंग का यूज़ करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी से हीट का यूज़ करना है। तो इनमें कंडीशन ये है कि इलेक्ट्रिक बल्ब है जो भी है, मेल्टिंग पॉइंट अगर वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करनी है तो उसका क्या यूज़ करना पड़ता है कि वायर का मेल्टिंग पॉइंट हाई हो, और दूसरा हमारे रेजिस्टेंस हाई हो, एक ऐसा रेजिस्टिविटी हाई हो, ठीक है। तो जैसा हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा हुआ है V इक्वल W अपॉन Q। तो यहाँ से W इक्वल जाएगा हमारे पास V इंटू Q। तो यहाँ पे जो वर्क है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट ने वर्क करा फिर चार्ज फ्लो करने में, ठीक है, तो वो वर्क क्या होगा, वही हमारे पास हीट बन जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि ये वर्क क्या है, हीट है, इसी वर्क के लिए हीट रखा गया। तो V इंटू Q, यह कहते हैं हमारे पास V Q इक्वल टू क्या होता है IT। तो हमारे पास H इक्वल टू Q इक्वल टू IT पढ़ा था फॉर्मूला, तो एक हीट का फॉर्मूला आता है, ये बन जाएगा। ये दूसरा H इक्वल, यह V इक्वल में क्या पढ़ रखा है, IR भी पढ़ रखा है, तो IR और इंटू I और इंटू T। तो I और I कितना है, I स्क्वायर और R और इंटू T। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, हीट का। और भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये लगा हमारे पास H इक्वल, इसी फॉर्मूले से अगर बनाना है तो V तो हमने ऐसे ले लिया, I इक्वल क्या हो सकता है, V अपॉन ओम का रूल, V अपॉन R और इंटू T। तो ये रहा हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R और इंटू T। ये रहा हमारे पास V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। तो ये वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की टाइम के फॉर्म में हीट, ये करंट की रेजिस्टेंस की टाइम के फॉर्म में हीट। तो इस फॉर्मूले में क्या देखना है कि जो हमारे पास हीट है वो प्रोपोर्शनल है करंट के स्क्वायर, हीट प्रोपोर्शनल है हमारे पास रेजिस्टेंस के, और जो हीट है वो प्रोपोर्शनल है हमारे पास टाइम के। यानी कि वायर में जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा हीट मिलेगी हमें, जितना ज़्यादा वायर का रेजिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा हमें हीट मिलेगी, और जितने टाइम तक तुम करंट का फ्लो करोगे उतनी ज़्यादा हीट मिलेगी। तो ये हमारे पास अगर हम नेचुरली सोचें बेसिकली, तो वहाँ पर ये बातें सही निकलेंगी कि हाँ भी करंट डिपेंड कर रही है, करंट पे डिपेंड कर रही है जो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रही है हीटिंग इफेक्ट में, या रेजिस्टेंस में, और ये टाइम क्या है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट होना, उसे क्या बोलेंगे हम, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक। तो इन्हें हम याद कर लेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, और जो फॉर्मूला वहाँ पे कैसा बने होंगे ये भी याद कर लेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इन जो एग्जाम्पल हैं कैसे बने हुए हैं इनके ऊपर, बहुत अच्छा टॉपिक माना जाता है 10th क्लास के लिए, तो इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। इसका तो न्यूमेरिकल स्टार्ट है इस चैप्टर के, ठीक।